Yes, Marathon, and here, guys, with the new lesson, guys. This is the part 3 and the last. Yes, and this is the last lesson of आपका जो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक सोशल जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो चल रहा है, ठीक है. सो ये द लास्ट पार्ट है आपका. बहुत ध्यान से सुनना, पूरा मेंस पर्सपेक्टिव और एडिशनल वैल्यू एडिशन मटेरियल है. अपने आंसर को चार चांद लगा देगा आपका ये. हमेशा से जो अपने आंसर को कैसे बेटर बना सके, बेटर से बेटर कैसे बना सके आप, हाँ, बेस्ट आंसर कैसे बना सके आप, हाँ, उस पर ध्यान दिया करो, है ना. पढ़ते सब वही है, लेकिन आप लिखते क्या है वो एक्चुअली जो है फाइनल आपका डिसाइड करेगा. यस, तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म 3 फेजेस में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था. अब ये कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानो आप. देखो, ये जो बेसिकली जो नेशनलिस्टिक क्रिटिक है ना, नेशनलिस्टिक क्रिटिक आया एक कॉलोनियल इकोनॉमी का, वो कैसे आया. देखो, अर्ली इंटेलेक्चुअल्स जो थे, पहले के जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, उन्होंने तो पहले अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक, उन्होंने पहले सपोर्ट किया था इसको, मतलब नेशनलिस्ट नहीं, इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने पहले सपोर्ट किया था ब्रिटिश की जो रूल को, ठीक है. बाद में इन्होंने मतलब कि इन्होंने ये सोचा था कि ये मॉडर्नाइज करेंगे इंडिया को, दे वांट टू मॉडर्नाइज इंडिया, ठीक है. लेकिन 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 फिर आता है 80-60s. यस, 80-60s के बाद क्या होता है, 80-60s में होता है आपका जो क्या जो आपका डिसइल्यूजनमेंट है, ये पूरा ये वाला जो डिसइल्यूजनमेंट है, ठीक है, किस तरीके से कि ब्रिटिश जो है क्योंकि इन लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ चुकी थी, ये अब क्रिटिकली एनालिसिस कर पाते थे, ठीक है. इन लोगों को पता चल गया कि रियलिटी क्या है ब्रिटिश रूल की वो, ठीक है. तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है आपका दादा भाई नौरोजी का, आरसी दत्त का. दादा भाई नौरोजी की बुक है ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल. याद रखना बहुत ध्यान से, इसको मैंने लिखा भी आगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाला, ये इनकी बुक थी इनकी, ठीक है. अब इन्होंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो यूँ मेजर कंपोनेंट बताएं. अभी जो हम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी को, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको. यस, अब दूसरी बात देखो, जो ब्रिटिश पॉलिसी मेकिंग थी उसने इंडिया को बेसिकली पुअर ही बनाया है ना. सो कि किस तरीके से बेसिक असेशन ये था अर्ली इंटेलेक्चुअल्स का कि इंडिया पुअर है, ठीक है, और ज़्यादा पुअर हो जाएगा अब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के थ्रू, है ना. अब जब ये इंडियन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात आई, यहाँ पर जब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात आई कि ये हुआ कैसे, तो यहाँ पर सामने बात आती है कि ये मैन मेड है. यस, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल प्लान्ड पॉलिसी मेकिंग बाय दी जो ब्रिटिश थे, ठीक है. अब ये एक्सप्लेनेबल भी थे और रिमूवेबल भी थे. प्रॉब्लम ये थी पॉवर्टी की कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैपेसिटी एनर्जी ऑफ द पीपल को डायरेक्शन दिया जाए, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट में, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था यहाँ पर, ठीक है. सो अब ये पूरी बात थी. उसके अलावा जो ट्रेड का ग्रोथ किया इन्होंने, प्लस जो रेलवेज थे, ये सब इसलिए बनाया था कि ये ब्रिटेन को हेल्प कर सकें अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि ये फिनिश गुड्स को लेकर क्या होता था इनको, पोर्ट से लेकर के मेजर सिटीज़ तक. अब पोर्ट्स तो बेसिकली कोस्ट पे ही रहेंगे ना, तो उस वहाँ से कोस्ट से लेकर के आप एक मेजर सिटी अपने मार्केट तक, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लेकर के आए, इसलिए ट्रेन चाहिए होती है इनको. अब ये थी जीवी जोशी ने क्या कहा इसके बारे में. जीवी जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर ऑन द रेलवे शुड बी सीन एज ए इंडियन सब्सिडी टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. सुना आपने, मैंने कहा जीवी जोशी सर कह रहे हैं कि जो ये एक्सपेंडिचर किया ना इन्होंने रेलवे पर, पहली बात तो हमारी जेब से गया, दूसरा शुड बी सीन एज एन इंडियन सब्सिडी टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, यानी कि इंडिया के लोगों ने, इंडियन पीपल ने सब्सिडी दिया किसको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडी दिया किसको, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को, जो कि इंडिया में भी थी और जो कहाँ थी, इंग्लैंड में भी थी, ठीक है. सो ये बात की ना. उसके बाद आता है आपका वन वे फ्री ट्रेड टैरिफ पॉलिसी, ठीक है. एक सेकेंड, ये जो वन वे फ्री ट्रेड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. वन वे ट्रेड था जो लास्ट लेसन में बताया मैंने, वन फ्री ट्रेड क्या है वो आप एक बार जा करके देख लेना. यस, उसके बाद आता है आपका जो इकोनॉमिक ड्रेन है. इकोनॉमिक ड्रेन, अब इसको अच्छे से डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है आपका जो नेशनल अनरेस्ट किस तरीके से आया इसके बाद से, ठीक है, नेशनल अनरेस्ट, ठीक, नेशनल अनरेस्ट इसी की वजह से पनपा, ठीक है. इकोनॉमिक इशू को एज अ मेजर फैक्टर लेकर के आए 1875 से 1875 से लेकर के 1900. इस पता है इसको, इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये बोल सकते हो आप. यस, तो अब इसने इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट के बारे में बताया.
स्प्रेड ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इकोनॉमिक आइडियाज़, ठीक है। और इसी टाइम पे ही फर्स्ट टाइम ये बातें आई थी, इसी टाइम पे ही बेसिकली आइडियाज़ तो आ चुका था सेल्फ रूल का, ठीक है। बाद में आपको पता है किस किसने सेल्फ रूल कहा। चलो मुझे बताओ सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात किसने कही थी, ठीक है, कौन से सेशन में कही थी ये मुझे बताना, और कहाँ कही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इतना सब कुछ समझने के बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ दी जो आपका कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। अब रजनी पालमे दत्त, आर.पी. दत्त, ठीक है, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, ध्यान से सुनो। आर.पी. दत्त के बारे में बात करेंगे। आर.पी. दत्त ये एक मार्क्सिस्ट का मतलब ही क्या होता है, देखो आपको बहुत सिंपल टर्म में बताता हूँ। जब भी आपको लगे ना कि ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, तो ये समझ लेना कि वो क्रिटिकल होगा किसी ना किसी चीज़ के, ठीक है। क्रिटिकल होगा वो हर चीज़ के, बेसिकली हर चीज़ के क्रिटिकल होगा, हर चीज़ की क्रिटिकलिटी से सोचेगा। सुनिए, यस बता दिया मैंने आपको। अब आर.पी. दत्त जो रजनी पालमे दत्त है, इनका सुना है ध्यान से। ये एक मार्क्सिस्ट डायलेक्टिशियन एंड स्कॉलर थे जिन्होंने एनालिसिस किए थे 3 पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री। बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन कि 3 पीरियड ऑफ हिस्ट्री बेसिकली को आप जो है डिस्क्राइब करके बताओ। तो देखो आर.पी. दत्त ने कहा कि पहला है पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल। ये मर्केंटलिज्म की बेसिकली आइडिया था, मर्केंटलिज्म का आइडिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके पहले का था, ठीक है। ये गिल्ड्स में काम करते थे, मर्चेंट्स आते थे, है ना, क्योंकि इनका मेन फोकस कॉलोनी बनाने का यही होता था कि यहाँ पर आकर ट्रेड करेंगे, कोई पॉलिटिकल इनका नहीं होता था, ठीक है, एम्बिशन। 1757 से लेकर के एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये इनका ये वाला पीरियड था। सेकंड था, बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है गाइस, इसको ध्यान से देखो। दूसरा है पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल। पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल जो कि है ये फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म का, ये 19th सेंचुरी तक था, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम जो है पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल, यस, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली 1947 तक, यस। हाँ, तो अब पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल बेसिकली वाला देखते हैं हम, पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल। तो इसमें क्या था कि मर्चेंट कंपनीज एम्स एट द लार्ज प्रॉफिट मार्जिन, दिस कुड बी पॉसिबल थ्रू द 3 मेथड्स। इनका एक ही मतलब था, प्रॉफिट मेकिंग, चाहे कुछ भी हो जाए हमको प्रॉफिट बनाना ही है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने का मतलब कॉस्ट कम होगी और आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी हाई प्राइस पर, यस। अब दिस कुड बी पॉसिबल बाय द 3 मेथड्स, 3 मेथड्स से भैया इसके अब कैसे बढ़ाएंगे, देखो। मोनोपोली कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल राइवल, ठीक है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये कहते थे कि जो सबसे पहले तो या तो मोनोपोली कर लो ट्रेड पर, और वो कैसे करोगे आप, जितने भी राइवल है ना सबको एलिमिनेट कर दो। इन्होंने फ्रांस को हटाया, इन्होंने पुर्तगीज़ को हटाया, इन्होंने डच को हटाया, इन्होंने इंडियस रूरल और जहाँ के पहले अरब मर्चेंट्स आते थे उनको हटा दिया ना रास्ते से, ठीक है। बात आती है दूसरी, परचेज ऑफ गुड्स एट द चीप रेट्स एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़ एट वेरी हाई रेट, जो कि फिनिश्ड गुड होते थे इनके, ये आपको पता है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हमने। द अबव ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव्ड इफ दे कुड इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्रीज दे ट्रेड। देखो कितनी बड़ी बात, सीधी बात झलक रही है ना, इनके इसी आइडिया से झलक रही है कि इनके आइडियाज़ क्या थे। इनका आइडियाज़ यही था, इनका आइडियाज़ ये था कि जहाँ पर उनको ट्रेड करना है वहाँ पर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कर दो, अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल कर दो, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जब मिलेगा। अब द कितना अच्छा क्लासिफिकेशन क्या है, द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी एक्वायर्ड वाज यूज्ड टू कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल द वेरी सोर्सेज ऑफ द इंडिया वेल्थ एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द इंडिया, ठीक है। कितनी बड़ी बात, ताकि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही कंट्रोल कर सके ना, बात ही खत्म। जो है चिट भी आपका, पुट भी आपका, हेड्स एंड टेल्स ऑफ योर्स, यस। इंडियन मर्चेंट वर प्रोहिबिटेड नॉट ओनली फ्रॉम बाइंग कॉमन कमोडिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने सीधी बात ये बात कर रहा है कि किस तरीके से इंग्लिश लोगों ने मोनोपोलाइज कर लिया ऑल ओवर द ट्रेड, बट एजेंट्स ऑफ द कंपनी फोर्स देयर गुड ऑन द इंडियन मर्चेंट एट द प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये तो बात थी सही, फोर्स करते थे अपनी प्राइस जो हायर प्राइस पे बेसिकली जो है लेने से, ठीक है, इंडियन मर्चेंट्स को। इंडियन मर्चेंट्स होंगे लेंगे वही तो वो जाकर के सेल करेंगे, यस। बात आती है आपकी पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल। ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपिटल की बात यहाँ पर जब आती है, जब ब्रिटिश राइजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट लॉन्च्ड अ न्यू इकोनॉमिक ऑफेंसिव बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फ्री ट्रेड अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, ट्रेड अगेंस्ट इंडिया की ये वाली आइडियोलॉजी और ये वाली आइडिया जो था बेसिकली ये प्रिंसिपल था। अब देयर परसिस्टेंट प्रोपेगेंडा एंड लॉबिंग रिजल्टेड इन द अबॉलिशन ऑफ द कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड, चार्टर एक्ट ऑफ द 1813। आपको पता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपिटल किस तरीके से बढ़ती गई, हाँ। और फिर जो आपका 1813 है उसमें मोनोपोली कम कर दी गई, हटा दी गई पहले तो कंपनी की, फिर टी पर रहने दी गई, ठीक है। उसके बाद जब 1857 का डिक्लेरेशन आया उसमें टोटल खत्म कर दिया कंपनी को, यस। सो इस तरीके से ब्रिटिश की पूरी पॉलिसी में चेंज आ चुका था यहाँ से, मतलब पूरे क्या कैरेक्टर था इंडो ब्रिटिश ट्रेड का, है ना, वो यहाँ पर चेंज हो चुका था चार्टर आने के बाद। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो चीफली एन एक्सपोर्टिंग कंट्री थी पहले, है ना।
उसके बाद नाउ ऑनवर्ड्स इट बिकम द इम्पोर्टिंग कंट्री, अब इसको इम्पोर्ट कंट्री बना करके छोड़ दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये बड़ी बात हुई। यस, अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लिश ट्विस्ट एंड कॉटन स्टफ फ्लडेड इंडियन मार्केट, जो कॉटन के जितने भी स्टफ्स होते थे इंडियन मार्केट में फ्लड कर देते थे ताकि इनकी प्राइस कम रहे और जो है ज़्यादा सेल हो इनकी, ठीक है। वो जो इंडिया की हाई कॉस्ट खादी व्यूअर्स हैं उनको कोई खरीदता नहीं था, ठीक है। रियूनिशन कर दिया पूरे इंडियन वीविंग इंडस्ट्री, क्योंकि घर में बैठ करके बनाते थे वो हाथ से। विलियम बेंटिक ने नोट किया, यहाँ पर सुनना ध्यान से, विलियम बेंटिक ने 1834 में नोट किया, द माइजरी हार्डली फाइंड्स अ पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर द ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है ना। अब इन अ सिमिलर वेन कार्ल मार्क्स कहते हैं शूड द कम, जो उस टाइम पे बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे थे इन सब चीज़ों को, इट वॉज ब्रिटिश इंट्रूड हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पाइनिंग व्हील, ठीक है। कितनी बड़ी बात। इंग्लैंड बिगेन विद द डिप्राइविंग द इंडियन कॉटन्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, इट देन इंट्रोड्यूस ट्विस्ट इन टू हिंदुस्तान एंड इन द एंड ऑफ inundated द वेरी मदर ऑफ द कॉटन विद कॉटन्स, यानी कि उस कॉटन की मदर को आपने कॉटन से ही बेसिकली इनंडेट कर दिया, ख़त्म कर दिया उससे टोटली, ठीक है। तो ये बात थी। तो ये बात करी हमने दो पीरियड्स की, इंडस्ट्रियल कैपिटल की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, ध्यान से सुना इसको, है ना। तो अब बात आएंगे कि जो पीरियड ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल है उसमें मॉडर्न टाइम्स में क्या था कि मॉडर्न टाइम्स अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेलकम इन एन इनफ्लो ऑफ द कैपिटल, ठीक है। ये बेसिकली कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो रखा था इस टाइम पे। एंटरप्राइज कैपिटल टेक्नोलॉजी चाहिए थी इस टाइम पे अंडर डेवलप्ड दोनों के डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। अब एडवांस कंट्रीज से आती थी ये सब टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक रिसोर्सेज एंड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये वाली प्रोसेस थी जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई। द अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट विद द इंडिया इन द कॉलोनियल एरा was the foreign capital entered into the India in a big way but was used by the colonial administration not for the development। जितनी भी यहाँ पर foreign capital आई उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोइट करने के लिए आई थी जो इंडियन रिसोर्सेज है उसको, ठीक है। एक बड़ी बात। अब कैपिटल इनफ्लो दस बिकम अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडियन एक्सप्लोइटेशन, तो ये भी यहाँ पर आकर के एक बड़ा फैक्टर बन चुका है इंडियन एक्सप्लोइटेशन में। ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया नॉर्मली टू टू बेसिक फॉर्म, देखो दो बेसिक फॉर्म इन्होंने यहाँ पर आकर के लिए। पहला, loans raised in the England by the Secretary of the State on the behalf of Indian government and by the semi public organization mostly for the investment in the, यहाँ पे लोन्स बेसिकली रेज कर दिए गए इंग्लैंड से जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, ठीक है। और जो रेलवे इरिगेशन डेवलपमेंट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन सब में आप लगाओगे उसमें। दूसरा फॉरेन बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में उसके लिए, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्म थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ मैं। 1914 के पहले जितना भी मतलब 97% जितना भी ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया, पता है वो क्या था? वो सिर्फ ये था कि किस तरह उनको बेसिकली डाइवर्ट किया गया सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक ओवर है, जैसे कि रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, मर्चेंट शिपिंग, इसको डेवलप करना है उनको किसी भी तरीके से। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, कोल एंड गोल्ड माइनिंग, सोचो हमारे यहाँ का सोना निकाल के इतना सोना लेकर के गए यहाँ से, ठीक है। ये सब एक ये वन मेन फैक्टर था आपका, ठीक है। तो याद रखना। अब वही कॉन्स्टिट्यूएंट देखो इकोनॉमिक ड्रेन के, है ना, इकोनॉमिक ड्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये बहुत जरूरी होते जानने के लिए। अब द ड्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, देख सुनो। पहला होम चार्जेस। दादा भाई नौरोजी की एक बात बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना आपके, दादा भाई नौरोजी ने कहा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में कि मेजर कंपोनेंट क्या है ड्रेन ऑफ। पहली बात तो सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री ऑफिशियल्स, इंटरेस्ट दिया जा रहा है लोन पे वो, है ना, और जो प्रॉफिट आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो। तीसरा जो स्टोर्स परचेज किए ब्रिटेन ने, ठीक है, सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट वो भी बेच करके तो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद है जो शिपिंग से इनका पेमेंट आ रहा है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस से लेकर क्या है उसका, ठीक है। इन सब ने मिलकर के इन्होंने यही बात बताई कि ये इनका बेसिकली बहुत ही क्लियर एनालिसिस था उस टाइम की कंडीशन का। यस। अब होम चार्जेस रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ये खर्च करता था इंडिया के बिहाफ पर। यस। अब यहाँ दूसरा आपका डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। देखो अब कमा करके ये शेयर्स इंडिया में आकर के शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब खरीद रहे हैं वो लोग, आपके जो शेयर होल्डर है वो खरीद रहे हैं यहाँ से। अब उन पे जो डिविडेंड दिया जाएगा वो इंडिया के आए हुए रेवेन्यू से ही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, वो था सिंपल, ठीक है। अब तो चार्टर एक्ट ऑफ द 1830 प्रोवाइडेड एन एनुअल डिविडेंड, सुनना बहुत ज़्यादा है ये तो, है ना, 6,30,000 यूरोज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू टिल 1874, यानी कि इतने सालों तक तो इन्होंने यहीं के रेवेन्यू से ही अपने डिविडेंड को लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि द लोन ऑफ 4.5 मिलियन यूरो वॉज रेज टू रिडीम द स्टॉक एट ए प्रीमियम ऑफ 100%, उसको पूरा रिडीम कर लिया गया 100% के प्रीमियम पर, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रेज अब्रोड, यानी कि पब्लिक डेट था जो उसको बेसिकली इन्होंने रेज कर दिया, ठीक है।
एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड पाइल्ड अप अ डेट ऑफ 70 मिलियन यूरो का उस टाइम पे इन्होंने डेट ले रखा था, एंड मोस्टली इनकर्ड बाय द अग्रेसिव वॉर्स वेस्ड बाय द कंपनी। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मोस्ट ऑफ द खर्चा इसका किस में होता था, डिफेंस में, और डिफेंस में मिलिट्री इक्विपमेंट बढ़ाने में और सैलरीज में, बेसिकली सोल्जर्स की में। तो ये हाई डेट बेसिकली गवर्नमेंट से भी लोन लेकर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इनका ये लोन लेना ब्रिटिशर से, गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोन लेना इंटरफेरेंस का सबसे बड़ा कारण बना था, याद रखना, ठीक है। अब बेसिकली जो इतना लोन इन्होंने बेसिकली ले रखा था, और इंडियन रूलर्स को भी बेसिकली क्या इस इतने लोन में इन्होंने मतलब जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी उनको बेसिकली पब्लिक डेट के अंदर डाल रखा था। अब बात आती है 1900 की। द पब्लिक डेट हैड राइजन टू 224 मिलियन। देखो पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा है, कितना ज़्यादा पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1900 तक ये 224 मिलियन यूरो हो चुका था। अ पार्ट ऑफ द डेट वाज रेज्ड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस, ठीक है। बहुत कम पार्ट ऐसा होता था, जैसे कि रेलवे बना दिया, इरिगेशन फैसिलिटी, पब्लिक वर्क, है ना। सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई। सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस दीज इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ द पेंशंस ब्रिटिश ऑफिसर्स को देने गए, है ना, सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को। एक्सपेंसेस इन द इंडियन ऑफिसेस, एक्सपेंसेस ऑफ द इंडियन ऑफिसेस इस्टेब्लिशमेंट इन द लंडन, ठीक है, समझ रहे हो, इंडियन ऑफिस है लेकिन वो लंदन में, तो उसका खर्चा भी इंडिया से जा रहा है। पेमेंट टू द ब्रिटिश वॉर ऑफिस, देखो, है ना। अब ऑल दिस चार्जेस वाज सोलली ड्यू टू द इंडिया सब्जेक्शन टू द फॉरेन रूल। स्टोर परचेज इन, ये बता दिया मैंने, दादा भाई नौरोजी ने भी कहा ये वाली बात, तो स्टोर परचेज इन इंग्लैंड बाय द कंपनी, ठीक। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज स्टोर्स फॉर द मिलिट्री, सिविल एंड मेराइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन द इंग्लिश मार्केट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी दादा भाई नौरोजी ने इसको एनालिसिस किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने भी इसको किया था, एनालिसिस किया था, इंटरेस्ट ऑफ द foreign capital investment, yes. Interest and the profit of the private foreign capital were another important leakages from the national income stream. Finance capital entered into the Indian market in the in the 20th century. Basically 19th century लास्ट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 20th century का मेजर मानते हैं। उसके बाद है फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनीज। ये भी मैंने आपको बता दिया, दादा भाई नौरोजी की ये वाली जो बुक थी उसी के अंदर था ये, ठीक है। अब फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज ह्यूज पेमेंट जाते थे इंडिया से, ह्यूज यानी कि ह्यूज, बहुत ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटिंग ड्रेन ऑन द इंडियन रिसोर्सेज, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज की जाती थी, है ना। तो दीज फॉरेन कंपनीज स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन एंटरप्राइज इन दिस स्फीयर। सिंपल बात। अब ये जब डेवलपमेंट कर लेंगे तो इंडियंस को ये थोड़ी ना करने देंगे उस चीज़ में आगे बढ़ के, ठीक है। अब द बर्डन बिकम हेवियर because of the falling exchange rates of rupees in the 1890s and was compounded by the budget deficits, higher taxes and the military expenditure. नारोजी's calculation, नारोजी's का calculation है, दादा भाई नौरोजी का calculation है, this huge drainage amount of जो 12 मिलियन पर ईयर यूरो था, while विलियम डिगबाय ने कहा है कैलकुलेटेड इट टू द 30 मिलियन पर ईयर यूरो, ठीक है। इन एवरेज दिस अमाउंटेड एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द इनकम ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि आधा तो सीधा लेकर के जाते थे इन दिस फॉर्म। जितने भी मैंने भी आपको सोर्सेज बताया ना, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या थे जो दादा भाई नौरोजी ने बताए थे, ठीक है, वो सब के फॉर्म में लेकर के जाते थे, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट सुनो इसका। सबसे बड़ी बात तो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बता चुका था ये क्या होता है, ठीक है। अब यानी कि हैंडीक्राफ्ट पूरी टोटली खत्म, डिक्लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी और इवन अप टू द 1880 इंडियाज इकोनॉमी विटनेस अ स्ट्रेंज फिनोमिना। बहुत स्ट्रेंज फिनोमिना क्या था वो, वाइल वेस्टर्न कंट्रीज वर एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाला स्टेज, इंडिया सफर्ड अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। पूरे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है लेकिन इंडिया में नहीं हो पा रहा है। यस अब जितने भी लगाया उस टाइम पे टाटा ने लगाया, ठीक है, उस टाइम पे नौरोजी थे, इन सब ने थोड़ी बहुत जो बेसिकली इन्होंने इंडस्ट्री डाली थी, लेकिन ये बहुत ही हद से पार कम थी, है ना। तो इसके बाद आती है दिस प्रोसेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को तो टोटली डिकेट कर दिया गया था बियॉन्ड रिकवरी, है ना। द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज कंटेम्परेरी विद द फर्म फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। देखो जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फुल फोर्स पे चल रहा था, उसी टाइम पे इंडिया की बेसिकली क्या था, जो हैंडीक्राफ्ट थे टोटली डिक्लाइन पर थे। अब दैट डायरेक्टली इम्पोवरिश्ड द इंडियन एंड द स्टल्टिफाइड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कैसे बनाएंगे हम। हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स लेड टू द इंडियन एलिनेशन। अब हाई लैंड जो लैंड रेवेन्यू डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी इन्होंने, ठीक है। अब ये खा चुके थे यहाँ से। इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री वाइल एब्सेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव टेरिफ, ठीक है, इन इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर को फुल सपोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यस।
अब हिंडर द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, कोई मोटिवेशन फोर्स नहीं था, कोई इंकरेजमेंट नहीं था इंडियंस को ताकि वो कोई इंडस्ट्री वगैरह डालें, ठीक है, ना कि कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बहुत टफ प्रोसेस थी। अब द साइकिल वॉज कंप्लीटेड इन दिस वे, यानी कि जो इम्पोवरिश कर दिया, ठीक है, ओवर बर्डनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि रूरलाइजेशन हो रखा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही क्या हो गया था, रूरलाइजेशन, मैंने आपको कहा है, पता है मैंने अच्छे से, है ना, रूरलाइजेशन, ये बिल्कुल कनेक्टेड डॉट्स, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, रूरलाइजेशन ऑफ द इंडियन एकदम कंटेम्परेरी थे दोनों के, है ना, विद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी टेंडेड टू बिकम दी मोर एंड, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अब लोगों के पास कम पैसा नहीं है, वर्कर नहीं है, मतलब वर्कर का जॉब मिलता था उनको इंडस्ट्री में, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे एग्रीकल्चर पे। अब मोर एंड मोर लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ओवर बर्डन हो जाएगा। मिलियंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस ऑफ द, जो क्लासेस थी इंडस्ट्रियल टाउन में, जैसे कि डेक्का, मुर्शिदाबाद, सूरत, ठीक है, वो आ गई थी, जॉबलेस हो गई थी, है ना, टाउन्स में आ गए, विलेज में आ गई, तो रूरलाइजेशन हो गया इनका, ठीक है। ये सब आपको बता चुका हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से बताया मैंने, पढ़ लेना इसको एक बार। लेकिन आज के पास शर्म वाली बात तो क्या है, वो ये है, देखो ब्रिटिश राइटर्स ने जो 1920 सेंचुरी है उसमें बेसिकली टुक प्राइड इन डिस्क्राइबिंग इंडिया ट्रेडिशनली द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। सोच ये बताने इंडिया को एज ए ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, ये बताने हम थे, लेकिन वो इस बात पर प्राइड कर रहे हैं, बता कि बना करके तो उन्होंने छोड़ा है, ठीक है। अब बात ये आती है, नेक्स्ट है आपका जो इम्पैक्ट हुआ है वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि वो क्रॉप्स उगवाते थे ये, जो जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड, शुगर केन, जिसका टोबैको, है ना, मोर रेवेन्यू आए, बस रेवेन्यू रेटिव ज़्यादा है फूड ग्रेन से, बस ये बताते थे। इससे आई फेमाइंस, यस, इससे बड़ी फेमाइंस, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसके अलावा क्या भी है, ये जो प्लांट, देखो प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स होती है जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, ठीक है, ये जो है वो बड़े इनके बहुत मार्केट होते थे, हाई डिमांड में रहते थे हमेशा ये, क्यों, देखो रबर बेसिकली टायर्स में काम आते थे उस टाइम पे, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में रबर की मात्रा डिमांड बहुत थी उस टाइम पे, ठीक है, तो ये है ना। उसके अलावा जो नील थी, नील, ठीक है, ठीक है, उसकी भी बहुत ज़्यादा खेती की जाती थी, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं, सॉरी ब्लू रेवोल्यूशन नहीं, नील क्रांति उसको बोलते हैं। उसके अलावा जो द स्प्रेड ऑफ द मनी इकोनॉमी है ना, ये मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट लेसन में, मनी इकोनॉमी बता दिया, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड, है ना, इमरजेंस ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड बूस्ट टू द इंटरनेशनल ट्रेड, ये बेसिकली जो फाइनेंस कैपिटल आई थी उनकी, उसका ये मेजर मोटिव था, ठीक है। अब ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब देखो ये वो ये इंडियन पीजेंट्स कमर्शलाइजेशन का क्या इन पर जो है इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। मैनी पुअर कल्टिवेटर बाय बैक द आफ्टर 6 मंथ पार्ट ऑफ द क्रॉप एंड दे हैव सोल्ड अवे एट लोअर प्राइस ऑफ द हार्वेस्ट टाइम, यानी कि 6 महीने तक स्टॉक करके रखते थे लोग, उसके बाद ताकि वो उनको बेसिकली देना ना पड़े, बाकी फिर हार्वेस्ट के 6 महीने बाद जाकर बेचते थे बहुत ही लोएस्ट प्राइस में, ठीक है। तो ये हालत थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात आती है आपके द कल्टिवेटर्स हार्डली इमर्ज्ड इन द बेटर द न्यू कमर्शलाइजेशन। अब देखो दादा बेनार्जी को कोट करते हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा था again the materially British rule caused only impoverishment. It was like the knife of the sugar. This Tosium, there is no operation. It is all smooth and sweet, but it is a knife not with the standing. कितनी बड़ी बात की यहाँ पर दादा बेनार्जी ने, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही स्टेबल एनालिसिस था दादा बेनार्जी का। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये पढ़ा सकूँ। यस गाइस, मुझे ये आपको पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन ऑफ द मॉडरेट्स टू द ब्रिटिश। अब ये कुछ मॉडरेट्स के रिकमेंडेशन थे ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो कि ये जो सिचुएशन है इसको रेक्टिफाई करने की टाइम है हमको, ठीक है। अब ये वो आई चाहता है कि ये जो चेंजेस हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज में वो होने चाहिए, तो इन्होंने कुछ चीज़ें रिकमेंड की, ठीक है। मॉडरेट्स बेसिकली काम करना चाहते थे उनके साथ मिलकर के, ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले तो एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में रिडक्शन करो आप, उसके बाद है मिलिट्री चार्जेस को रीअलोकेट करो आप, है ना, इंडियन चार्जेस से नहीं जाएंगे आपके। उसके बाद है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा रही है इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, है ना, हमारी लोकल इंडस्ट्री, उनको हटाने के, उनके प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हटाओ आप। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का रिडक्शन करो। उसका रियोलवारी मालवारी परमानेंट सेटलमेंट का एक्सटेंशन होना चाहिए, ये बोल देते हैं। इनकरेजमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये होते थे। बट नन ऑफ दिस डिमांड वर फुलफिल्ड, ठीक है। तो ये बात होती थी, ये बस अपील किए जाते थे, है ना, डिमांड किए जाते थे, लेकिन वो कभी फुलफिल किए करते नहीं थे इनको, ठीक है। यस, अब उसके बाद आती है आपकी बात ये, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आती है कि वो जैसे कि इनकम टैक्स है, ठीक है, 80-70s, उसके बाद री इम्पोज किया जाता है, उस टाइम पे हटाया जाता था, बाद वापस लेकर के आते हैं 1886 में सोल्ट टैक्स लेकर के रेज कर दिया, बल्कि 2 रुपये से 2.5, ठीक है। एंड कस्टम ड्यूटी वाज इम्पोज, कस्टम ड्यूटी लगा दी इन्होंने, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी उस टाइम पे, सोचो काउंटर वेलिंग ड्यूटी उस टाइम पे लगा रखी इन्होंने, वो भी कॉटन यार्न पर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी जो बेसिकली जो फोलर कमीशन था, फोलर कमीशन याद रखना, आर्टिफिशियली फिक्स द एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी ऑफ हाई रेट ऑफ 1 शिलिंग
एंड 4 पेंस, ठीक है, 1 रुपये क्या होगा, 1 शिलिंग और 4 पेंस के बराबर। अ फंडामेंटल चेंज ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आइदर और कॉलोनियल एक्सपर्ट लाइक अल्फ्रेड लियाल ने क्या कहा है, बिलीव दैट इंडियन एग्रीकल्चर हैड ऑलरेडी पास्ड थ्रू इट्स स्टेशनरी स्टेज एंड हैड एंटर्ड इनटू द मॉडर्न स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड हैंस देयर आर मोर साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन दिस देन द रिसेशन। इतना कुछ करने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो जो है हम इसको जो है बढ़ा करके सकते हैं और इसमें रिसेशन की नहीं बल्कि जो है प्रोग्रेस की जरूरत है, और उसके साइन भी थे। द मॉडरेट्स इकोनॉमिक एजेंडा लाइक इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा दस टू रिमेन लार्जली अनरियलाइज, ठीक है। तो ये बात है, मैंने आपसे कहा कि इतनी डिमांडें करी इन लोगों ने लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, लार्जली अनरियलाइज थी सब डिमांडें जितनी भी थी इनकी अनरियलाइज थी, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला लेसन आपका कंप्लीट होता है, कांग्रेचुलेशन। अब हमने काफ़ी कुछ देखा है, हमने ट्रांजिशन देख चुके हैं, फाउंडेशन देख चुके हैं ब्रिटिश एम्पायर का, कंसोलिडेशन एंड गवर्नेंस देख चुके हैं, अर्ली इंडियन रिस्पॉन्स देख चुके हैं जो वेरियस सेक्शंस की तरफ से आया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट देख चुके हैं, कल्चरल मूवमेंट्स भी देख चुके हैं, उसके अलावा रिवोल्ट देख चुके हैं, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक नेशनलिज्म आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे हम इन सब की और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब भी, ठीक है। अर्ली नेशनलिज्म किस तरीके से आया, ठीक है, रेवोल्यूशनरी वगैरह सब पता करेंगे, उसका गांधीयन एज है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्रीडम पार्टीशन वुमेन, दलित एजुकेशन, नेशनल बिल्डिंग और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है गाइस। प्लीज़ IAS मैराथन, ठीक है, प्लीज़ इसको जो है आप शेयर करो गाइस, है ना, बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए और काफ़ी कुछ सीरीज़ अभी तो लेकर के आने बाकी है और आज से इंटेंसिटी इसकी बहुत हाई होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ IAS मैराथन, ठीक है, याद रखना, भूलना मत, सब्सक्राइब करके ही जाना इसको, और अगर लाइक आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ठीक है।